वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा, जैसा कि आप जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए फाइनल जो डेवलपमेंट का आप इंतज़ार कर रहे थे ग्लोसरी के लिए, लर्निंग आउटकम्स के लिए, उस वीडियो सेशंस को लेके आ चुका हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सेशंस के लास्ट 5 वीडियोज आप ऑलरेडी कर चुके हैं और ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। जो नहीं किए हैं वो उसमें देख भी सकते हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शंस और बैकग्राउंड को किया था। पार्ट 2 में डेवलपमेंटल गोल्स और एस्पिरेशंस था। पार्ट 3 वीडियो सेशंस में इनकम एंड अदर गोल्स को किया गया था। पार्ट 4 वीडियो सेशंस में आपको हमने गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट और उसके इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा किया था, जिसके तहत पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एटसेट्रा, इन सब चीज़ों की बात की गई थी। पार्ट 5 वीडियो सेशंस में आपने कंपैरिजन ऑफ गोल नीडेड फॉर डेवलपमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स डेवलपमेंट्स के बारे में आपने किया था। और इस सभी पार्ट्स को मिला करके एक शॉर्टकट इन ब्रीफ, ताकि आप एग्जामिनेशन के दिन और नाइट में या किसी वीकली एग्जामिनेशंस में कितना जल्दी क्विकली रिव्यू कर सकें अपने इस पूरे चैप्टर को, उसके लिए हम ग्लोसरी नाम से ये वीडियो बनाते हैं एवरी चैप्टर्स के लिए। आपको पता है ये चीज़, तो उसका नाम है ग्लोसरी। पार्ट 6 वीडियो सेशंस आज ये हम ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आपका ऑब्जेक्टिव सेशंस में क्या होगा। आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू नो ऑल द फैक्ट्स रिगार्डिंग इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट इन ब्रीफ। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, रिव्यू ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर क्विकली फॉर द एग्जामिनेशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल पॉइंट से। ग्लोसरी जो है हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, जैसे जैसे आपने पार्ट 1 वीडियो से पार्ट 5 वीडियो तक टोटल किया था, उसका स्टेप वाइज होगा। जैसे कि आपने देखा कि वी हैव सीन डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स इन लास्ट 5 वीडियो सेशंस एंड द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज ऑलवेज विद इन अस। So in this video sessions we will focus on key points regarding the development to review this topic, you know। चलिए, ग्लोसरी में सबसे पहले बेटा आपने देखा था कि डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशंस क्या था। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि इंडिया में डिफरेंट पीपल्स अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ, डिफरेंट खान पान और रहन सहन के साथ रहते हैं। सबके अलग अलग लैंग्वेज है। इवन अपने देश का जो स्टेट्स है उसे लैंग्वेज के आधार पर ही डिवाइड किया गया है, ये भी आपको पता है। ये चीज़ मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के वीडियो में बताया था। तो बच्चों, हमने उसमें से कुछ सेलेक्टिव पीपल्स को किसी सेलेक्टिव स्टेट से अलग अलग हुक्स एंड कॉर्नर जो हमारे देश के वहाँ से उठाया और उनके बारे में सोचा। क्या सोचा, वो इस टेबल में ऑलरेडी इंटरप्रेटेड है। आप देखिए, हमने सोचा कि लैंडलेस रूरल लेबर्स, जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनका एम क्या है, क्या चाहिए उनको डेवलपमेंट के लेवल पे। तो बच्चों, उनका इच्छा है कि उन्हें अधिक से अधिक काम मिले, मोर डेज ऑफ वर्क, आपको पता है, बेटर वेज मिलना चाहिए, लोकल स्कूल होना चाहिए उनके लिए, और हाँ, स्कूल में अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। और दूसरा उनका है कि उनका कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना करे, उन्हें कोई गरीब ना समझे, उन्हें कोई उनसे छुआछूत ना करे, भाईचारा उनके साथ बना रहे, यही उनका एम है। फिर आपने देखा कि हमने पंजाब से प्रॉस्पेरस फार्मर्स की कहानी आपको बताया। उनका एम क्या है कि उनकी खेती बाड़ी बड़ी लंबी चौड़ी होती है, काफ़ी अच्छे उनके लंबे लंबे किले होते हैं ज़मीन के। तो बच्चों, उनके पास जो खेती बाड़ी होती है, उनको उनका फसल का सपोर्ट प्राइस अधिक से अधिक होना चाहिए। वो गवर्नमेंट से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि कम से कम उनका गेहूँ पर टन इतना अमाउंट में बिकना चाहिए, जो अमाउंट सरकार कहेगी। अगर वो उनसे खुश हो जाएं तो फिर उनके लिए अच्छी बात है। और दूसरी बात, चूंकि उनकी खेती बाड़ी लंबी चौड़ी है, अधिक से अधिक लेबर की ज़रूरत होती है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें चीप लेबर मिले। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट हमने आपको बताया कि ऐसा फार्मर जो कि एग्रीकल्चर करते तो हैं, परंतु नेचुरल एविडेंस, नेचुरल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं। जैसे उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी होता ही नहीं है, जैसे कि पंजाब के और हरियाणा के फार्मर्स के पास होते हैं। और ऐसे किसान जनरली यूपी, बिहार, विदर्भ और कई सारे स्टेट्स के बारे में हमने चर्चा की थी जहां पर ये प्रॉब्लम था। तो उनका एम क्या होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द नॉन फार्म सेक्टर वो चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं अपने लाइफ में देख चुके हैं कि सरकार उनके लिए इरिगेशन फैसिलिटी कर नहीं रही है, बहुत ही स्लो डेवलपमेंट चल रही है। तो इसीलिए वो इस चीज़ को छोड़ के अदर फार्म सेक्टर में अपने बच्चे को सेट करना चाहते हैं, ये उनका एम है। और ये चीज़
देश की सेहत के लिए एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि किसान अगर खेती बाड़ी करना छोड़ देंगे बच्चों तो हम और आप नहीं जिंदा रह सकते। फिर आपने एक पॉइंट देखा कि रूरल वुमेन फॉर द लैंड ओनिंग फैमिली, देहात के हम या गांव के किसी परिवार के बारे में बात किया जिसमें कि मेल एंड फीमेल से फैमिली बनती है, पता है आपको। उसमें अगर किसी प्रकार की कोई डिसीजन या वर्क किया जाए तो फीमेल से भी उनकी राय विचार लेनी चाहिए, ये उनकी इच्छा है। तो उस फैमिली में लेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ये उनका एम है। और लिटिल मोर इंडिपेंडेंट स्पेस और फ्रीडम होना चाहिए उनको। घूंघट वाली प्रथा जो चल रही है अभी भी, उसे खत्म हो जानी चाहिए। फिर आपने देखा और भी कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन हमने लिया, जैसे कि अर्बन फैमिली है, उसमें कुछ बच्चे पढ़ लिख करके अभी अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो उनका एम क्या होना चाहिए? जनरेशन ऑफ मोर एंड हाई वेज जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर मोर स्किल्स। फिर आपने देखा कि बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली में क्या होना चाहिए? हाईटेक कंप्यूटर गुड्स होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड होना चाहिए और अर्न हाई इनकम एंड फॉरेन ट्रैवल उनकी एम था। तो डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट गोल, ये आपको होना चाहिए, प्रश्न में पूछता है। फिर आपने देखा कि गर्ल फ्रॉम इन द सेम फैमिली यानी अर्बन रिच फैमिली, उनका है कि उनको अपने ब्रदर के जैसा ही फ्रीडम होना चाहिए और वो भी चाहते हैं कि स्टडी अब्रॉड में जाकर के करें। और फिर आपने देखा कि ऐसे नर्मदा वैली से आपने देखा कि नर्मदा वैली में कुछ फार्मर्स हैं, कुछ फैमिलीज हैं जिनका सेटलमेंट अभी तक नहीं हो पाया, तो वो चाहते हैं कि उनका रीसेटलमेंट हो जाए, उनके पास लिबरल इनकम हो जाए, अर्निंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पर डेवलप हो जाए, एजुकेशनल फैसिलिटी उनको मिले और मेडिकेशंस की सुविधा उनको आसानी से मिले। मेरे प्यारे बच्चों, हम एक नर्मदा वैली की बात आपको बताएं, लेकिन ये सिर्फ नर्मदा वैली की कहानी नहीं है, ऐसे और भी है। उत्तराखंड में टिहरी वैली है, टिहरी बांध बना दिया गया, वहाँ भी हजारों गाँव पानी में डूब गया, उनका भी ये समस्या है। और ये किसी एक जगह नहीं है, जहाँ जहाँ पे आपने बांध के बारे में पढ़ा है हर जगह ये सिचुएशंस अपने देश में हो चुका है। चलिए, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स आपने देख लिया। अब मैं आपको एक चीज कहता हूँ, दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि जिसमें कि इनकम एंड अदर गोल्स, यानी इनकम के साथ डिफरेंट गोल क्या होना चाहिए, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए ठीक तरीके से अपने दिमाग में। कौन कौन से पॉइंट है? इनकम तो है ही आपके पास, रेगुलर वर्क होना चाहिए, बेटर वेज होना चाहिए, डिसेंट प्राइस होना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स होना चाहिए। दीज आर द अदर गोल्स अपार्ट फ्रॉम द इनकम। ये आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आप जो वीडियो सेशन अभी देख रहे हैं, ये आपके लिए एक क्विक रिव्यू है, इसीलिए हो सकता है कि मेरा स्पीड ज़्यादा हो। मेरा एम भी यही है कि क्विकली आप भी इस तरीके से करें, और हम किस पॉइंट को फोकस कर रहे हैं वही पॉइंट आपको भी अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि स्क्रीन पर तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, बट हम किसी खास पॉइंट की बात कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं गोल्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था कि मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल डेवलपमेंट के लिए 9 इंडिकेटर्स था आपके लिए। फर्स्ट था उसमें से पर कैपिटा इनकम। मैं उस पॉइंट की बात करूंगा कि 2016 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, क्यों लिया मैंने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की नाम? क्योंकि ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है बच्चों, और मैंने आपको कहा था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस वर्ल्ड, बट वी हैव टेकन ओनली द 1 and 2 and 3, द नेम ऑफ ओनली 3 रिपोर्ट्स सिस्टम। तो अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें बच्चों और 2016 की बात करें, क्योंकि ये पर ईयर कैलकुलेशंस होती है, एवरी ईयर ये कैलकुलेशन की जाती है, हम तो उस ईस्वी की बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है, तो आप कह सकते हैं कि 12,236 यूएस डॉलर। याद रखिएगा, पहले हम नंबर लेते हैं 12,236, फिर बोलते हैं यूएस डॉलर, ऐसा नहीं पढ़ते यूएस डॉलर 12,236। ओके, सो 12,236 यूएस डॉलर पर एनम। अगर किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम है तो वो रिच कंट्री है, और अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के अकॉर्डिंगली 1,005 यूएस डॉलर है तो पुअर स्टेट है। ठीक है बच्चों, या वो लो इनकम कंट्रीज ग्रुप में आता है। अब बात करते हैं अपने देश इंडिया की। इंडिया भी अपना लो मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, और 2016 WDR के अकॉर्डिंगली इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1,840 यूएस डॉलर था। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया में रिचेस्ट स्टेट कौन था। तो आपको पता है कि गोवा इज द रिचेस्ट इन 2019, और उसका पर कैपिटा इनकम 6,998 यूएस डॉलर था, और बिहार एट द लोएस्ट एंड बॉटम पोजीशंस, दैट इज 640 यूएस डॉलर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2019। अब बच्चों ये बात
पढ़ के और सुन के थोड़ा सा दुख होता है इंडिया के बारे में। लेकिन अगर हम 2019 से पहले एक पीरियड को उठाएं 2013 और 14 का, तो आपको बड़ा खुशी होगी कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम ग्रो किया था वो 10.4% था, और दैट इज 74,920 रुपीज। तो ये सबसे अधिक था। आपको मैंने इसमें एक चार्ट भी दिखाया था, एक बार डायग्राम दिखाया था, वो सब आप देखिएगा अलग अलग वीडियो सेशन जो हमने लिया था पार्ट 1 टू पार्ट 5 में। अब चलते हैं बच्चों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, जीडीपी और प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो दोनों को आप प्लस करते हैं जीडीपी में, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या चीज़ आता है बच्चों। इसमें आता है ट्रेड बैलेंस से आपको कितना पेमेंट हुआ, कितनी आमदनी हुई, इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन से कितना हुआ, प्राइवेट रेमिटेंसेज में क्या हुआ, एक्सपोर्ट में आपको कितना आमदनी हुआ, वो सब चीज़ों को आप इसमें प्लस करते हैं और जीडीपी में उसको प्लस करते हैं तो हमको जीएनपी निकलता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी जो है बच्चों वो फुल फॉर्म हो जाता है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल में आपके पूरे कंट्री के एरिया में जो आपका बाउंड्री है, नेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, उसके अंदर में जो आपके फाइनल गुड्स और सर्विस के द्वारा आपको आमदनी होती है, दैट इज योर जीडीपी। और सोचिए ये कैलकुलेशन कब से कब होना चाहिए, क्योंकि लाइफ तो साइकिल में घूमता है, किसी भी दिन हम रेस्ट में नहीं होते हैं, किसी भी दिन हमारा प्रोडक्शन रुकता नहीं है। तो फिर इसका एक पीरियड है बच्चों, पीरियड आपको याद रखना चाहिए, और ये पीरियड अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है, क्योंकि ये कम्प्लीटली वेदर पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। तो इंडिया के लिए ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च है। अब बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि बात नेट की होती है, तो नेट का मतलब क्या होता है, नेट कैलकुलेशंस। इसका मतलब कि आपके पास 100 रुपीज़ था, उसमें से आपने 50 का कुछ काम किया और 30 का कुछ और काम किया, तो 80 का आपका काम हुआ, 20 आपके एक्सपेंस किसी अदर फील्ड में चला गया। तो नेट जो है आपके 80 का हुआ जो आप अपने घर लाए। इसका मतलब कि मैं किसी खास अमाउंट में से किसी चीज़ को माइनस करने जा रहा हूँ। तो बच्चों जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस होते हैं और उसके द्वारा जो आपकी आमदनी होती है, क्या उसमें कुछ लॉस भी तो होता है ना, सर्विस के दौरान कोई टूट जाती है, कुछ सड़ जाते हैं खाने पीने की चीज़ों को बच्चों, और किसी चीज़ की वैल्यू घट जाती है क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड नहीं है। तो इस तरीके से ये एक लार्ज कैलकुलेशन होती है और इसमें इसका डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। तो जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो वो मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हो जाती है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपने पढ़ा कि आउट ऑफ 1000 बर्थ ऑफ इन्फेंट, एक साल में जितने होते हैं उसमें से कितना डाई कर जाते हैं, तो नंबर ऑफ इन्फेंट डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर आउट ऑफ 1000 बर्थ इज कॉल्ड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो। बच्चों इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो 44 था, लेकिन कब, 2011 में। ये सब कैलकुलेशन सेंसस पे होती है और अभी इंडिया में सेंसस 2021 में होगा, इसीलिए आपको 2011 का डाटा मैं बता रहा हूँ। कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों सेक्स रेशियो पर। सेक्स रेशियो भी क्या होता है, आउट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल आउट ऑफ 1000 मेल। तो ये अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग कैलकुलेशन होती है, और ओवरऑल कैलकुलेशन हम इंडिया के बारे में अगर सोचें तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली ये 943 था बच्चों। तो ये आपको याद रहना चाहिए, और ये अलग अलग ईस्वी का भी आपको याद रहना चाहिए, बट हम सिलेबस के अकॉर्डिंगली अभी आप ये पॉइंट आपको बता रहे हैं। फिर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आप पढ़ चुके हैं बच्चों। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि मैक्सिमम एज अप टू व्हिच एन एडल्ट lives is called the life expectancy rate, and this also shows the overall quality of life in a country. अगर कंट्री स्वच्छ हो, सुंदर हो, पॉल्यूशंस नहीं हो, खाने पीने में किसी को कमी नहीं हो, उसकी पर कैपिटा इनकम अच्छा हो, तो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अच्छा हो जाता है बच्चों। ये डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर्स है, एज यू नो। सो अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो अपने कंट्री इंडिया में मेल्स का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो 67 ईयर्स था और फीमेल का 72 ईयर्स था। ये आपको याद रहना चाहिए। हमने आपको कई सारे ईस्वी के बारे में बताया 2011 से पहले, अब 1980 से ही मैंने आपको बताया था, तो आप लास्ट 5 वीडियो सेशंस में देख लीजिएगा। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट का। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर्स फॉर द नेशनल डेवलपमेंट होता है बच्चों लिटरेसी रेट।
अगर आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा तो मैंने आपको 1951 से 2011 तक का ये चार्ट आपके सामने रखा है। इसमें आप देख सकते हैं 2011 में मेल और फीमेल का। तो ओवरऑल एवरेज रेशियो जो इंडिया का है वो 74% है बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको कंपैरिजन ऑफ गोल्स ऑफ नीडेड फॉर द डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं, जिसमें कि मैंने आपको कहा था कि हम आउट ऑफ मेनी स्टेट्स इन इंडिया वी आर टॉकिंग ओनली द 3 स्टेट्स, हरियाणा, केरला एंड बिहार। तो हरियाणा, केरला और बिहार के बारे में जब हमने कंपैरिजन किया तो क्या पाया, वो इस टेबल में आपको दे दिया गया है। पहला है कि पर कैपिटा इनकम 2015-16 में हरियाणा टॉप मोस्ट पे था, बिहार बॉटम पे था और बीच में केरला था। केरला और हरियाणा के बीच में लगभग इक्वालिटी सेम था। तो ये दोनों टॉप मोस्ट एंड हरियाणा एंड बिहार एट द बॉटम आप देख चुके हैं। ये पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ है इसका। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करिएगा तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। एक और हरियाणा में जहाँ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, वहीं उसका मोर्टेलिटी रेट भी देखिए 36 है। अच्छा चीज़ नहीं है ये। दूसरी बात अगर बिहार का देखें, वंस अगेन एट द बॉटम प्लेस, इनका पर कैपिटा इनकम और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों बॉटम पोजीशन पे है। लेकिन केरला को देखिए, हरियाणा और बिहार से कितना ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि हरियाणा से 3 टाइम्स बेटर है केरला। ओके, अब बात करते हैं लिटरेसी रेट का। 2011 के अकॉर्डिंगली होगा, हरियाणा जहाँ 82% लिटरेसी रेट पे है, केरला वहीं 94% और बिहार एट द बॉटम 62%। अब बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। बच्चों ये नेट अटेंडेंस रेशियो उनके लिए है जो क्लास 8th से के बाद स्कूल नहीं जाते हैं। अगर मैं इस प्रकार की कैलकुलेशन करूं कि क्लास 8 के बाद कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हरियाणा, केरला और बिहार में स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो बड़ा दुख होगा आपको कि अगर हम 100 स्टूडेंट्स की बात करें तो बिहार में 100 में से 43 स्टूडेंट 8th के बाद स्कूल में नहीं जाते हैं, जिनका एज 14-15 साल का है। अब बताइए 14 साल के बच्चे को किसी नौकरी पर भी नहीं रखा जा सकता, कोई काम नहीं मिल सकता, फिर भी वो स्कूल नहीं जाते, तो क्या करते हैं? इसका मतलब कि वो इसी एज में कहीं न कहीं अर्निंग कर रहे हैं और चाइल्ड लेबर हो रही है, बस कोई देखने वाला नहीं है इसको। अब बात करते हैं मान लीजिए केरला की। 100 में से 83 स्टूडेंट क्लास 8 के बाद स्कूल को अटेंड करते हैं और ये इनका नेट अटेंडेंस रेशियो है। फिर आते हैं हरियाणा की बात करते हैं। अच्छा पर कैपिटा इनकम है, अच्छी लिटरेसी है, फिर भी देखिए 100 में से ओनली 61। अच्छा तो नहीं कर सकते, बट बिहार से बेटर है तो ठीक है। तो 61% इनका अटेंडेंस रेशियो है। तो बच्चों ये मेन फैक्ट्स एंड फिगर था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स क्लास 10 एनसीईआरटी के बेसिस पर, जो आपने इस वीडियो सेशंस में क्विकली रिव्यू किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्विक रिव्यू आपको पसंद आएगा और ये लेक्चर प्लान आपको पसंद आएगा। तो अच्छा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अनुमति दीजिए अब इस वीडियो सेशन को समाप्त करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।